कॉलेज में इंजीनियरिंग में कोई पढ़ता भी तो कहाँ है। मेरे पास इतनी टेक्निकल स्किल्स थी कि मेरे को जॉब लग जाता, बट मेरे अंदर वो कीड़ा था ना कि भाई एक एक दिन का पैसा आने से मेरा कुछ नहीं होगा। घर पे बताया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? स्टार्टअप्स फाउंडर्स वो कैसे मतलब पिच करें, कहाँ जाएं? Englishyaari.com जो मेरा स्टार्टअप है, मेरा था कि रिस्क लेने का टेंडेंसी कुछ ज़्यादा ही था। पहली बार कोई पैसा पे करता है ना, आपको 100 रुपये 10 रुपये ही पे करता है, तो पॉसिबिलिटी खुलता है कि अगर 1000 लोग जानेगा तो और भी लोग मेरे को पैसा पे करेंगे। कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारा रेवेन्यू 10 से 20 से 50 हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी क्या गलती कर रहा है आज का फाउंडर जो 6 महीने बाद ऑफ कोर्स कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है उसकी कंपनी की, शायद आपने 1 करोड़ की फंडिंग उठाई उसके बाद। अभी आपने वो नहीं देखा समय रैना वाला वीडियो की पापा से जाके बात करो, I love you बोल दो। हाँ, I love you बोल दो। साल का अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहे हो तो अक्सर बच्चों में देखता हूँ मैं कि वो डर निकल जाता है, तो आप में है वो डर? मेरे अंदर अभी पापा का बहुत डर है और बहुत पहले से था, और ये मेरे पास तब तक रहेगा ना जब तक मेरे दिमाग में जो अपने पापा के लिए क्वेश्चन है वो सारा पूछ नहीं गया। उसके बाद मैं सारा क्वेश्चन पूछ लूँगा और तब डर मेरा हट जाएगा। सोचो एक बार, बिहार का एक लड़का है, जेईई क्रैक कर लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया, दुनिया लगती है अब तो सब सेट है, लेकिन कॉलेज के पहले ही दिन एक ऐसा थप्पड़ लगा जो बुक्स में नहीं था। वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज मांगती हैं। उसने एप्स भी ट्राई किए, बुक्स ट्राई की, वीडियोस देखे, कुछ भी काम नहीं आया। तब उसने सोचा, यार अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो पूरे बिहार को, पूरे भारत को यही प्रॉब्लम हो सकती है। 2021 में एक हॉस्टल के रूम में 3 दोस्तों ने सिर्फ 1300 से एक स्टार्टअप शुरू किया। 1300 सिर्फ एक डोमेन खरीदने के लिए, ना ऑफिस, ना टीम, ना फंडिंग, सिर्फ एक प्रॉब्लम और एक यकीन। आज उस कंपनी के रोजाना 700 से ज्यादा लाइव सेशंस होते हैं, 1 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, रेवेन्यू है 5 करोड़ ARR और वैल्यूएशन है 20 से 25 करोड़। ये है इंग्लिश यारी की कहानी। और आज इस जर्नी के को फाउंडर और CMO सीधा हमारे पास आए हैं, जहां पर वो बताएंगे कैसे 1300 रुपए से लेके 1 करोड़ फंडिंग तक का सफर उनका रहा। तो पीयूष भाई, मैं सीधा वहां जाऊंगा अभी। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, पढ़ाई चल रही थी, वहां से निकलकर जब आपकी माँ बाप खुश हो जाते, लेकिन ये आपका स्टार्टअप करने का आइडिया और इतनी हिम्मत आई कहाँ से? सबसे पहली बात तो जब लॉकडाउन ऐसे लगा था ना 2020-21 में, तो मेरा उस टाइम था कि मैं ब्लॉग वेबसाइट पे काम करता था अपने, और मेरा था कि भाई अगर जॉब करने के बस मेरे पास ऑप्शन तो था कि 4th ईयर हो गया मैं जॉब कर लूँगा। मेरे पास इतनी टेक्निकल स्किल्स थी कि मेरे को जॉब लग जाता, बट मेरे अंदर वो कीड़ा था ना कि भाई एक एक दिन का पैसा आने से मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा था कि आए लेकिन ज़्यादा आए, कम आए कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी ज़्यादा भी आए। और मेरा था कि रिस्क लेने का टेंडेंसी कुछ ज़्यादा ही था उस टाइम। तो मैंने खुद का एक चैनल भी स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, और मैंने ब्लॉग पोस्ट भी लिखा था, और एक मेरा वेबसाइट और था जिसको बोलते थे yourgamingchair.com, ऐसा मेरा एक वेबसाइट था। yourgaming.com। जहाँ पे मैं क्या करता था, जो गेमर्स के चेयर नहीं होते हैं उनके मैं रिव्यूज़ करके और ब्लॉग लिखता था, और वहाँ से एफिलिएट लिंक मेरे रहते थे, तो वहाँ से मेरे को सेल्स कन्वर्जन आता था। तो वहाँ से ना मेरे को आदत लग गया कि भाई 2500 रुपये मेरे को तीसरे दिन ही आए थे ब्लॉग लिखने के। मेरे को लगा भाई अगर चलो भाई जॉब कर भी लूँगा, जॉब करने में दिक्कत नहीं था, बट मेरा थोड़ा-सा था कि मेरे को ज़्यादा चाहिए। मेरे को कार्स का शौक है और बाइक, घड़ी ये सब का बहुत शौक है, और ये मेरा ऐसे पूरा हो नहीं पाता। तो मेरे को लगा और कुछ करके देखते हैं, और उसी टाइम लॉकडाउन भी लग गया। तो मेरे पास पूरा घर बैठ के काम करने का ऑप्शन था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मेरे को ब्लॉग लिखना मैं वो कर सकता हूँ, मेरे को चैनल बनाना मैं वो कर सकता हूँ, स्टार्टअप पे काम करना वो कर सकता हूँ। और उसी टाइम जो मेरा को-फाउंडर है विकास, उसका यूट्यूब चैनल था जहाँ पे वो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के वीडियोस डालता था कि भाई बातचीत कर रहे हैं, वो वीडियोस डाल रहा है। तो अच्छा। उसके पास वहाँ से क्वेरीज आते थे कि आप मेरे को सिखा दो, और मेरे पास उस टाइम डेवलपमेंट की अच्छी नॉलेज थी, डेवलपमेंटाइजिंग की, वेबसाइट डेवलपमेंट की। अच्छा। तो वो मेरे से बताया कि कोई व्हाट्सएप पे मेरे से बात करता है, तो वो मेरे को लगता है कि ठीक है, व्हाट्सएप पे 1-2 लोगों को क्वेरी सॉल्व किया, कितने को करेंगे। तो उसने मेरे को बोला वेबसाइट बना सकते हो? मैंने बोला हाँ बना सकता हूँ मैं। तो हमने एक डोमेन लिया Englishyaari.com, जो मेरा स्टार्टअप है अभी वही चल रहा है। और Englishyaari.com। Englishyaari.com ये मेरा स्टार्टअप है, और ये हमने डोमेन लिया था उसी टाइम 2021 में। फिर मैंने एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई, नॉर्मल सी स्टैटिक पेज, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। इतना था कि लोग देख करके वेबसाइट वो कन्विंस हो जाए कि मेरे को यहाँ मिल कर रहा है। उनको क्लैरिटी था कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, और मैं इसको इनरोल करता हूँ तो क्या होगा, इतना मैंने बना दिया था। फिर वहाँ से लोग ट्रैफिक आना शुरू हुआ, और अब पहली बार कोई पैसा पे करता है ना, आपको 100 रुपये 10 रुपये ही पे करता है,
और वो बंदा आपको इंटरनेट से जान के पे कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी खुलता है कि भाई इंटरनेट पे मेरे को अगर 1 लोग जानता है, अगर 1000 लोग जानेगा तो और भी लोग मेरे को पैसा पे करेंगे मेरे सर्विस के लिए। तो फिर मेरे को लगा यहाँ पे एक है टनल जिसके अंदर मैं जा करके आगे साथ मेरे को ब्राइट लाइट दिख जाए। तो आपके कितने फाउंडर्स हैं आपके साथ में? टोटल 3 फाउंडर्स है, 3 के फाउंडर्स है। मेरे 2 को फाउंडर सिविल ब्रांच से है और मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है। अच्छा, सिविल ब्रांच मतलब सिविल इंजीनियरिंग, अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग। बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का है। और जैसे आपका होता है कि टेक्निकल है। आप बीटेक करते हैं, आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, हम्म। तो उनकी सिविल इंजीनियरिंग है 2 की और मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, आईटी। तो जैसे पीयूष भाई, बिहार में अगर मैं बात करूं तो बिहार में ना जब लोग स्टार्टअप का सोचते हैं तो सबसे पहले तो घर वालों का रिएक्शन ही अलग रहता है। ये आप शायद उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि घर वालों को लगता है कि सर्विस करे, क्योंकि बिहार से ऑफ कोर्स सी बात है, पूरे इंडिया को पता है यूपीएससी में सबसे ज़्यादा लोग ही बिहार से आते हैं। तो जब आप अपने कॉलेज में जब आपने डिसाइड किया ये कि englishyaari.com जब स्टार्ट करने का, तो आपने घर पे बताया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? तो जैसे ना मैंने घर भी बताया नहीं, मैंने बताया ना कि कॉलेज में जब रहते हैं तो आपके पास जो 4 साल रहता है कॉलेज का, ठीक है। उसमें आपको घर वाले कुछ नहीं पूछते आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको मतलब होता है आपके सेमेस्टर में नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा। अगर आ रहे हैं तो उनको लगता है कि प्लेसमेंट तो 4th ईयर में होगा, तो मेरे पास 2nd 3rd ईयर है, 4th ईयर भी ऑलमोस्ट है ये। तो मैंने ऐसे बताया नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये सब ट्राई करता था। पढ़ाई तो ऑलमोस्ट बहुत कम ही हो गया था लॉकडाउन में, तो कहाँ कॉलेज में इंजीनियरिंग में कोई पढ़ता भी तो कहाँ है कि इतना पढ़ ले कि 50 नंबर आ जाए, कि ग्रेड खराब ना दिखाई जाए। तो मैंने घर पे ऐसा कोई बताया नहीं था इनिशियल डेज में, बाद में मैंने बताया था। तो पापा का था कि आप एमबीए कर सकते हैं, एमबीए उन्होंने प्रेशर भी दिया था, बट एक टाइम के बाद तो अब हो जाता है ना कि आपको यही करना है। अब फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, अगर कुछ गलत होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, उसकी अकाउंटेबिलिटी मैं लूँगा। बट अब पेरेंट्स का मान लो बोले अगर आप वो करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। अगर आप खुद का करो जो आपको अच्छा लग रहा है, गलत नहीं, ऐसा नहीं कि भाई कुछ ऐसा कर लो जो पेरेंट्स को जिससे खराब लगे, वैसा काम मत करो। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो जिससे आप अपने पेरेंट्स को खुश होने का मौका दे सकते हैं। अभी नहीं, 2 साल बाद 3 साल बाद कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनका रिएक्शन ऐसा नहीं था कि नहीं सिर्फ सर्विसेज में जाओ आप, या मतलब कुछ सर्विसेज या फिर जॉब करो आप? मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बोलते थे, अच्छा। बट वो ये बोलते थे कि तुम जॉब कर लो। अच्छा। लेकिन मेरा वैसा नहीं था, मेरे को था कि ये जब कुछ हो ही रहा, नंबर्स दिख ही रहे तो इसी को आगे बढ़ाता है। ऑलमोस्ट आपको स्टार्टअप में हमेशा रिस्क तो होता है, आप डरते ही हैं कभी ना कभी, बिल्कुल। खासकर जब आप बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप डरते ही है कि अगर ये चला गया तो क्या। बट वही ना, डर के आगे जीत है, तो फिर कर लो फिर। लेकिन पीयूष भाई, ऐसा क्यों है कि बिहार में अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पर स्टार्टअप कम है और कंपनीज नहीं है? अगर मैं सच बोलूँ तो कंपनीज वहाँ जाने से डरती है, बट ऐसा क्या कल्चर बन गया है बिहार का जो स्टार्टअप वहाँ से बहुत कम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो पेरेंटिंग ही होता है, क्योंकि अगर आप बचपन से जब बड़े हो रहे हैं और आपको एग्जाम्पल ऐसा सेट किया जा रहा है कि जैसे वहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ कि फल्ला सिंह के लेके आईएएस बन गई बा, ये एक वर्ड आता था, या फिर फल्ला सिंह के लेके आके ये जॉब लग गया है, या फिर वो जॉब उनको लग गया है, वो बैंक में लग गए हैं उनका, या फिर उनका रेलवे में हो गया, ग्रुप डी में हो गया, ग्रुप बी में हो गया। तो ये उनका माइंड ये सब फीड किया जाता है ना बचपन से। और किसी आप गलती नहीं बोल सकते हो कि पेरेंट्स की गलती, उनका भी यही इन्वायरमेंट है। तो बचपन से जब आपको एक ही डेटा बार बार प्रोसेस किया जाएगा कि आप डेटा 1 डेटा डेटा डेटा, अब डेटा में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कभी आपके दिमाग में ऑल्टर होगा तब तो आप कुछ कीजिएगा। बट आज के दिन में जब से ये इंस्टाग्राम यूट्यूब आ गया, तो वहाँ के लोग को भी पता लग गया कि ये जॉब के अलावा मेरे पास और भी ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब मेरे पास ऑप्शन है, स्टार्टअप मेरे पास ऑप्शन है, कंटेंट क्रिएशन ऑप्शन है। आप इनका अगर बात करो, पूरब झा का आपने देखा है? पूरब झा भोजपुरी से ही वो, बिहार से हैं, हाँ, काफी अच्छे। मधुबनी, हम्म। मगर इफ नॉट रॉन्ग वो मधुबनी से है। अच्छा। तो ये ऑप्शन मिला तब जाकर लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब तो और भी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। लोग अभी मखाना बिजनेस में भी बहुत है मखाना बहुत स्टार्टअप। बहुत मखाना। आपको लगता है आज से 5 साल बाद बिहार का एक जो युवा है, यूथ है, वो स्टार्टअप के टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा? बिल्कुल होगा, मेरे को लगता है। मैं देख रहा हूँ ना अभी आजकल डेली मेरे मेरे इंस्टाग्राम पे डेली के मैसेज आते हैं कि भैया मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, भैया मैं भागलपुर से हूँ और मेरे को ये करना, आप इसमें मेरा गाइड कर दो। तो हो सकता है कि 99% लोग फेल हो जाए,
बट ट्राई करने वालों के नंबर्स बढ़ रहे हैं वहाँ पे। वो जो कुछ भी कर रहे हैं बट कुछ ना कुछ वो कर रहा है। अब आते हैं आपके स्टार्टअप पे englishyaari.com। हाँ। जब आप पीयूष भाई जब आप वो कर रहे थे, आप स्टार्टअप आपका चल रहा था, तो बिना किसी इन्वेस्टर के कितना ARR था आपका? बिना किसी इन्वेस्टर के हम लोग, जब हमारा पहला इन्वेस्टमेंट मिला था वो 3 लाख रुपए का मिला था। मिथिला एंजल नेटवर्क से, वो बिहार का ही है, अरविंद सर है। अच्छा। तो उन्होंने 3 लाख रुपए सबसे पहले दिए थे। वो भी मेरे को फाउंडर ने उनको रीच आउट किया था फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, तो उनसे डील मिली थी। और उस टाइम हमारी रेवेन्यू थी 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ की। अच्छा। 50-60 हज़ार रुपये उतना हम लोग करते थे, क्योंकि आप ये समझो ना, आप किसी से खाली हाथ थोड़ी पैसा मांग सकते हो कि आप मेरा आइडिया ये है, मेरे को पैसा दे दो। अभी साल का ऑलमोस्ट 15-20 लाख रुपए हो गया। हाँ 6 लाख हुआ ना, मतलब 50-60 50,000 रुपए। अच्छा ऐसा, ठीक है। 6 लाख रुपए में आपने 3 लाख रुपए उठाया। 3 लाख रुपए उठाया हमने। तो वो आप समझो कि जो वो वैसे ही लोग दे पाएंगे जो पैशनेट है फंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 3 लाख रुपए कोई तभी देगा जब उसको लगेगा कि मेरा यहाँ से रिटर्न आएगा। बट अरविंद सर की मेरी से बात हुई थी अभी रिसेंटली, तो उनका था कि चलो अगर मैं यहाँ पे पैसे डाल रहा हूँ, अगर ये इंडस्ट्री बड़ा हो गया तो मेरा 3 लाख जगह 30 करोड़ भी बन सकता है, क्योंकि हम लोग एडटेक में है और एडटेक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बहुत बड़ा बहुत industry बड़ा इंडस्ट्री है। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को आपको रीच आउट भी करना पड़ता है उसमें। लेकिन आपका सब कुछ सपोज सही चल रहा था, 50,000 महीने का आपका रेवेन्यू था, और शायद आपने 1 करोड़ की फंडिंग उठाई उसके बाद। अभी 1 करोड़ वाली तो अभी दिसंबर में हुई है, इस ईयर लास्ट अच्छा। दिसंबर में, और वो है आपका 2023 की बात। जब आपने 3 लाख रुपए उठाए 3 लाख रुपए उठाया था वो मिथिला एंजल नेटवर्क से। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने 1 करोड़ की फंडिंग आपको उठानी पड़ी? मतलब आपका अंदर क्या आया कि मुझे 1 करोड़ रुपए की फंडिंग उठानी है? अब देखो ऐसा होता है कि जब आपके टीम में लोग होते हैं जैसे, तो आपको ये होता है कि सैलरी भी इनको प्रोसेस करना है, और बिजनेस का नेचर ऐसा होता है कि क्या पता किसी मंथ आपका डाउन आ जाए, तो आप किसी की सैलरी तो नहीं रोक सकते, आपको मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। और जब आपको ये क्लियर विजन होता है ना कि अगर मैं इतना पैसा इस जगह पर डालूंगा तो मेरे को दूसरे जगह से इतना पैसा आउटपुट मिल जाएगा, तब इतना कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तब आप फंडिंग के लिए बिल्कुल जा सकता है। कि इन्वेस्टर को अगर आप कोई पैसे दे रहा है, अगर मान लो आप मुझे पैसे दे रहे हो, आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि ये मेरे पैसे को बढ़ा दे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। अब मैं आपको ये अगर कन्विंस कर दूंगा कि आपका पैसा मैं ऐसे बढ़ा दूंगा, और जो मेरा लॉजिक होगा वो आपसे, उससे अगर आप कन्विंस है, आप मेरे को पैसे दे देंगे। तो यही रहता है। जो आप इसको अगर शॉर्ट करें तो 2 रीज़न था। पहला ये टीम एक्सपेंशन करना था, क्योंकि छोटी टीम है और 4-5 लोगों की टीम में आप टेक की बहुत बड़ी कंपनी नहीं बना सकते, तो टीम एक्सपेंशन। और दूसरा था कि मार्केटिंग में हमें एक्सपेरिमेंट करना था कि और क्या क्या चीज़ वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है ना। आप समझो कि $50 बिलियन, $60 बिलियन, $300 बिलियन ऐसे मार्केट साइज है इसका। एक प्रेपली करके कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो बाहर की कंपनी है। प्रेपली? हाँ प्रेपली, वो अभी रिसेंटली यूनिकॉर्न बने, उनकी लैंग्वेज लर्निंग की ही कंपनी है। प्रेपली शायद सुना है मैंने। इवन आपने कैमली का भी नाम सुना होगा। कैमली? कैमली का भी नाम, तो वो उनकी भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी इसमें ऐसा है कि ये एजुकेशन वाला जो एडटेक है ना, लैंग्वेज लर्निंग वाला, ये बहुत बड़ा मार्केट है, और इसमें मेरे को लगता है कि 50-60 प्लेयर आराम से यूनिकॉर्न बन सकता है। बस वो एग्जीक्यूशन वाली बात आ जाती है। अब आप हमारा अगर ग्रोथ देखो तो हमारा ऐसा नहीं कि भाई इस मंथ 10 लाख का रेवेन्यू, अगले मंथ 25 हो गया, फिर 35 हो गया, ऐसा नहीं हुआ कभी हमारा। अच्छा। अभी 10 है तो 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 15 हुआ, क्योंकि इसमें ना आपको जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स लगता है, अगर वहाँ पे आप अगर सर्विस अच्छा नहीं दोगे यूजर को, तो फिर ना आप डूब जाओगे वहीं पर। डूब जाते हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत सारी कंपनीज है एडटेक में, मैंने देखा अपने सामने डूबते हुए, अच्छा। क्योंकि वो सर्विस नहीं दे रहा है। उनको लगा कि इस मंथ मैंने ऐड पे 10 लाख रुपए डाला, मेरे को 25 लाख का सेल आ गया, तो उनको लग रहा है अगले महीने 20 डाल देता हूँ, अगली बार 45 लाख 50 लाख का सेल आ जाएगा। लेकिन वैसा होता ये अप्रोच गलत है। अप्रोच गलत है, क्योंकि आपको सर्विस देना है वहाँ पे। अगर आप सर्विस खराब दोगे तो लोग रिन्यू नहीं करेंगे प्लान, आप रिन्यू नहीं करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से कमाओगे आप, और डिमोटिवेशन होगा सो अलग। जब आपने 1 करोड़ की फंडिंग उठाई है पीयूष भाई, तो उस टाइम पे आपका रेवेन्यू कितना था? एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आप समझ लो 30-35 लाख पर मंथ का था, तो 3.5 करोड़ आप लगा लो, 3.5-4 करोड़ 4 करोड़ रुपए। ARR था 4.5 करोड़ का। बहुत बड़ा एक डिजिट है ये। है। प्लस में हमारा ये था ना कि जो हमारे इन्वेस्टर ये मिले थे, उनका मिलना ऐसे समझ लो कि लक फैक्टर था मेरे लिए। इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए? जिन्होंने करोड़ कहाँ दिए, से हैं वो मुंबई से है। और आप समझ लो कि लक फैक्टर मैं इसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं कि फंडिंग मिल जाए, बट वो हो नहीं रहा था। कई बार नेगोशिएशन हो रहा है बट बात आगे नहीं बन पा रहा है। कुछ कभी कभी टर्म्स एंड कंडीशन कोई इन्वेस्टर चेंज कर दे रहा है, तो वो तो दिमाग खराब हो जाता है उस टाइम,
कि आपने एक्स बात की, आप वाई बात कर रहे हैं पैसे देने का टाइम। बट इनके साथ क्या था कि जो इतने हमने पिच करा, तो हमारा पिच डेक और MIS 2 चीज़ होता है, तो वो दोनों कहीं न कहीं इन्वेस्टर ग्रुप में सर्कुलेट हो गया था। बट आपने पिच कैसे किया? उसके पे थोड़ा-सा फ़ोकस चाहिए। अच्छा, मैं पिच पे आता हूँ, अभी आपको पिच पे आता हूँ। तो वही हमारा MIS और पिच डेक उनके पास पहुँच गया किसी भी तरीके से ग्रुप में, या तो फिर उन्होंने डायरेक्टली कॉल किया था हमें कि मैं 1 करोड़ रुपए दूँगा, ज़्यादा चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगा। अब अगर बात करें पिच की, पिच या पिच डेक 2 चीज़ हो गया, इसमें आप कौन-सा पूछना मतलब चाह रहे कि जैसे और भी ऑडियंस हुँ। देख रही हैं जो, या मेरे नोन में, आपके नोन में, हैं? उनको भी चाहिए। देखो, स्टार्टअप का एक बूम आया हुआ है इंडिया में कि स्टार्टअप करना है, और हुँ। नो डाउट आना भी चाहिए। बट लोगों को ना असली प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि कहाँ पे कैसे स्टार्ट कैसे करें। आज मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे दिमाग में कोई बिजनेस आया, अच्छा बिजनेस है, तो मुझे घर से निकल के मुझे घर से निकल कर कहाँ जाना है और मैं किसको अप्रोच करूँ? हुँ। क्योंकि आपकी कंडीशन भी अ, जैसे आप पटना से आए हैं हुँ। गुड़गांव में, हुँ। तो कहीं न कहीं आप जैसी कंडीशन अगर किसी की हो, तो हुँ। कहाँ जाके वो अप्रोच करे? और सबसे पहला ना, तो जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है कि इंसान को अपने आइडिया, जो उसका स्टार्टअप आइडिया, उस पे बिलीव होना चाहिए। क्योंकि अगर वो खुद पे बिलीव नहीं करेगा ना अपने स्टार्टअप आइडिया पे, तो उसका ना टीम बिलीव कर पाएगा उस पे, और वो मतलब ख़त्म हो जाएगा उसका बहुत जल्दी। सेल्फ बिलीव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ कि आप उसको एग्जीक्यूशन में लाइए, मतलब अगर आप सोचते रहिएगा ना तो कुछ नहीं होगा। जैसे अभी आपने बताया कि अब मुझे कुछ करना है, मैं बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से हूँ, आपने ये एग्जांपल लिया। तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जो फर्स्ट एक्शन जो सब कोई ले सकता है वो है कि आपका जो आइडिया था उसको लेकर के आप एक वेबसाइट बना लीजिए। अच्छा। और जब आप वेबसाइट बनाते हैं, आज एआई के वर्ल्ड में तो वेबसाइट बनाना और ईज़ी हो गया है, वो तो आप पैसा भी नहीं लग रहा आपका। तो आप एक पहले वेबसाइट बनाइए, फिर आप अपने जो जिस कस्टमर को आप सेल करना चाहते हैं, आपके दिमाग में होगा ना कि अगर आपने एक्स प्रोडक्ट बनाया तो ये वाई कस्टमर को मैं सेल करूँगा। तो वो जो वाई कस्टमर है उसका पर्सोना होगा कि वो बंदा का एज 25 से 30 के बीच में होगा, वो कहीं जॉब कर रहा होगा। अब जॉब कर रहा होगा तो हो सकता है बैंक में आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। तो आप वो एक कस्टमर का पर्सोना बनेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है एक्स, और ये वाई मेरा कस्टमर का पर्सोना है, और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अच्छा। तो अब ये बेचने के लिए आपको सोचना पड़ेगा मैं अब क्या करूँ? लेकिन पहला स्टेप ये है कि आपके पास वेबसाइट और कस्टमर पर्सोना होना चाहिए। फिर आप बेचने के तरीके पे जाएँगे। अब बेचने का बहुत सारा तरीका है। पहला कि आप कोई एक फेमस तरीका जो बहुत सारे फाउंडर्स यूज़ करते हैं? एक फेमस तरीका जो अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं वो है कि अपने खुद के फेस को इंस्टाग्राम पे शो करना। पर्सनल ब्रांडिंग। मैं इसको पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बोलता हूँ। रीज़न बीइंग कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपने इनसाइट्स, थॉट को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि उनका कुछ हेल्प हो पाए। बट पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब अपने आप को बेचना हुआ ना, बट आप यहाँ पे अपने स्टार्टअप को या फिर अपने सर्विस को बेचने आ रहे हो। तो अब सर्विस को बेचना, जब भी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ब्रांड का किसी का ऐड दिखता है, तो उसको ब्रांड की जिसको जिसको जिस भी ऐड में ब्रांड की बदबू आ जाती है, लोग उससे दूर भागते हैं। आपने देखा होगा ऐसे। बिल्कुल। जैसे आप कैमरे में दिखता है, जो इंस्टाग्राम रील पे पता चल जाता है कि जहाँ भी बेच रहा है, वो स्किप करो फटाक मैं भी से, स्किप कर देता स्किप हूँ। कर देता हूँ। तो आप जब पर्सनल ब्रांडिंग आप ऐसे करोगे ना कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचने आ रहा हूँ, तो लोग आपको स्किप कर देंगे। और आजकल यही 99% लोग करते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पे खुद का प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया है वो बेचने शुरू कर देता है। लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है ना। आप ब्रांड का अलग पेज बना लो, वहाँ पे बेच लो। अपना तो अपने आप को मत एसोसिएट करो वैसे। जैसे मेरा भी जो पेज है, मैंने उस पे अपने ब्रांड इंग्लिश यारी का नाम कभी मेंशन नहीं नहीं किया। किया। रीज़न एकदम सॉलिड है मेरा कि अगर जिस दिन मैं ये काम कर दूँगा, उस दिन लोगों को लगेगा ये अपना सामान बेचने आ रहा है, तो वहाँ लोग फिर मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पेज को मोनेटाइज़ नहीं करूँगा, वो करूँगा, बट कब करूँगा? जैसे मान लो कि मेरा गोल है कि 50,000 फॉलोअर हो जाएँगे, तब मैं अपने ब्रांड का जो मेरा नाम है, अपने प्रोफ़ाइल पे मेंशन कर दूँगा कि ये मेरा ब्रांड है। तो बिना बताए मेरे ब्रांड पे लोग जा रहे हैं अब। बट अगर मैं पुश करूँगा कि भाई देख लो, देख लो, देख लो, तब लोग नहीं देखेंगे। एक आध लोग देख लेंगे, बट फिर क्या होगा ना कि उसके चक्कर में आपका इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपके प्रोफ़ाइल का डाउन हो जाएगा। अब ये डाउन होने का भी रीज़न है एक, कि आप अगर आपको ऐड चला आपने प्रोफ़ाइल से अपने, 100 लोगों ने फॉलो कर मेटा लिया, एड्स। मेटा ऐड चला लो या प्रोफ़ाइल बूस्ट कर लो, कुछ भी कर लो आप। हम्म। तो अगर आपके प्रोफ़ाइल पे 500 लोग आ गए एग्ज़ाम्पल के लिए, अब ये 500 लोग आपके स्पेसिफ़िक ऐड वाले कंटेंट को देख कर के आए, क्या पता उनको ऐड अच्छा लगा, उन्होंने फॉलो कर लिया। आप जैसे ही अगला कंटेंट पोस्ट करोगे, वो कुछ और होगा, तो लोग उसको देखेंगे नहीं। और जब डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या, अब ये इंस्टाग्राम को यहाँ लगेगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। इसके फॉलोवर जो है वो इसके वीडियोज़ को कहाँ देख रहे हैं, नहीं देख रहा है।
तो यही होता है, डेड अकाउंट ऐसे ही हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर होंगे जो 2019-20 के होंगे, उस टाइम उनका पेज बहुत अच्छा था, बट अब उनका वो पेज अच्छा नहीं है, क्योंकि अब वो डिस्कनेक्टेड है आज के ऑडियंस और जनरेशन के साथ। जैसे फाउंडर्स के जो भी हैं हम्म, स्टार्टअप्स फाउंडर्स, वो कैसे मतलब पिच करें, कहाँ जाएं, कोई प्लेटफॉर्म बनाए हैं या हम्म, मतलब कैसे? आजकल बहुत देखा है मैंने कि लोग ना नेटवर्किंग एक इवेंट करवाने लग गए हैं किसी कैफ़े में जाकर। हम्म, दुबई में मैंने देखा था कि अच्छा, कैफ़े में जाके एक इवेंट करवाने लग गए हैं। दिल्ली में भी देख रहा हूँ मैं कि एक दो कैफ़े में लोगों को बुलाते हैं, अप्रोच करते हैं, जैसे आप फाउंडर हैं, आपके जैसे 10 फाउंडर्स को अप्रोच किया एंड वो उनको अलग-अलग फील्ड से वहाँ पे बुलाते हैं और आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं। बट कभी ना कभी मुझे ऐसा लगा कि ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग नहीं हो रही है इसमें, इन्वेस्टर्स नहीं हैं, हैं तो सारे फाउंडर्स ही। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा और ऑडियंस भी कि कैसे अप्रोच कैसे करें, कहाँ जाएँ? इन्वेस्टर को आप ढूंढने के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो मेरे को लगता है एक लिंक्डइन है। अच्छा, और रीज़न बिंग कि जो हमारे इन्वेस्टर जिन्होंने हमें इन्वेस्ट करा था, जब हमारी कॉल हो गई थी ना, उसके बाद वो हमारा प्रोफाइल 4 बार दिख रहे थे कम से कम। लिंक्डइन पे पता चल जाता लिंक्डइन है। पे वो पता लग जाता है ना कि दिस पर्सन व्यूड योर प्रोफाइल। हुँ। तो वो प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहे थे, वो देख ही रहे थे ना कि इनके प्रोफाइल में है क्या। जैसे आप एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं कि मैंने यहाँ यहाँ काम करा है, तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट एनी इन्वेस्टर। अब ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस किस चीज़ की कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर किसी का ब्रांड है, एग्जाम्पल आप ही बता दो किसका एग्जाम्पल लिया जाए। एग्ज़ाम्पल आज के टाइम पे मखाना का लेते हैं कि मखाना ब्रांड, मखाना तो बिहार का हो गया स्पेसिफिकली, थोड़ा और कोई लेता है क्योंकि मखाना, सोडा बिज़नेस ले लेते हैं, चलो सोडा बिजनेस कर आजकल लेते जो जीरा चल रहा है। हैं। हाँ, सोडा बिजनेस रहता है। अगर मेरा सोडा बिजनेस का एक मेरा आइडिया या मैं इस पे काम करूँ, मेरा कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी आ रहा जी। है, अब मेरे को चाहिए इन्वेस्टर। तो पहला तरीका ये हो गया, अगर आपके पास कनेक्शन है तो। अभी मैं मान ले रहा हूँ कि आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे और आप वैसे इन्वेस्टर को ढूंढने का ट्राई करेंगे जो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए हो या इस इंडस्ट्री के पोस्ट पे वो लाइक करते हो। अगर मान लो कि आप इन्वेस्टर हैं और आप अगर इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस बात है लिंक्डइन आपको ऐसे ही पोस्ट रिकमेंड करेगा और उस पर आप अपना इंगेजमेंट भी शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक, कमेंट, शेयर, कुछ भी ऐसा करेंगे। तो अब मेरे को एज ए बिजनेस पता है कि ये इन्वेस्टर जो पर्टिकुलर है, ये इस तरह के पोस्ट पे लाइक करता है और ये इन्वेस्टर भी है, तो पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है कि आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। अब मेरे में करेंगे ये नहीं पता, बट आप एक मेरे पोटेंशियल इन्वेस्टर लीड हो सकते हैं। और ये भी करने का एक क्लाउड का तरीका मैं छोटा सा बता देता हूँ ऐसा, क्लॉड कि एआई। क्लाउड एआई, आप क्लाउड इन क्रोम करके ना एक टूल आता है, एक्सटेंशन है ये, ठीक है। आप इसको अपने ब्राउजर में लगा लो और इसमें अपना लिंक्डइन आप लॉगिन कर दो। अब ये क्लाउड इन क्रोम करता क्या है कि वो ना आपके ब्राउजर को एक्सेस करता है, क्रोम ब्राउजर को, क्लाउड ऐप के थ्रू, क्लाउड डेस्कटॉप ऐप के थ्रू। तो आप उसमें एक प्रॉम्प्ट डालेंगे सीधा सा कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मेरे को इस इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स चाहिए। अब इन्वेस्टर ढूंढने के क्राइटेरिया आप डिफाइन कर दो कि वैसे इन्वेस्टर को ढूंढ लो जो इस तरह के पोस्ट पे लाइक करता है। अब ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, इस तरह ये वेरिएबल है, आप अपने इंडस्ट्री के अनुसार लगा लो। आपने सोडा बोला, वो सोडा लगा लो। ठीक है। तो अब ये क्लाउड क्या करेगा ना कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से वैसे इन्वेस्टर को प्रोफाइल्स को पिक करेगा, ढूंढेगा जा करके जो इस तरह के एक्टिविटीज शो करता है, लाइक करना, कमेंट करना या फिर इनके प्रोफाइल व्यूज करना। तो आपका ये काम इजी हो जाएगा पहले के मुकाबले। और आप जो खुद काम बैठ के 10-12 घंटे 15 घंटा में करो तो आप 4-5 लोग ढूंढ पाओ, 10 लोग ढूंढ पाओ, ये क्लाउड वही काम आपको जल्दी करके दे देगा। इंटरेस्टिंग है। हाँ। और सेकंड चीज़, ये तो चलो इन्वेस्टर ढूंढने की बारी आ गई, आपने ढूंढ लिया इन्वेस्टर। ठीक है। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 है कि आप उस इन्वेस्टर को मैसेज क्या करोगे, क्या उसको बताओगे जो वो पैसा आप में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसको बताने के तरीका सिंपल है, आपको अपना पिच डेक रेडी करना है, जो कि सब लोग के पास जनरली पिच होता है। डेक। पिच डेक का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो आप लिखते हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो लिखते हैं। अगर आपके पास दिखाने के लिए कोई नंबर है, जैसे कि आपकी सेल्स कुछ भी है, तो सेल्स आप दिखा दीजिए कि मेरा इतना सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इतना मैं स्पेंड कर रहा हूँ मार्केटिंग में, इतना टीम में, जो भी आप नंबर है वो शो कर दीजिए। और उसमें ये रहता है कि मुझे कितने पैसे चाहिए और वो पैसे मैं कहाँ पर यूटिलाइज करूँगा। सबसे लास्ट में टीम का सेक्शन दिखा सकते हैं आप। ये पिछले का एक बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टर आपने ढूंढा है अभी, उनको आप मैसेज करो कि हाय माय नेम इज़ पीयूष, जो भी है मेरा नाम पीयूष है, मैं वहाँ पैसे लिख दूंगा।
दिस इज़ माई पिच डेक, आप अपना पिच डेक का ड्राइव लिंक वहाँ पे डाल दो। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जहाँ आप लंबा चौड़ा प्रेम पत्र लिखेंगे वहाँ इन्वेस्टर आपका मैसेज रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि आप समझो ना, अगर आपको कोई मैसेज करे इतना बड़ा सा लिंक्डइन पे, आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। बट इतना छोटा सा मैसेज है कि लोग ना देखते ना चाहते हुए पढ़ लेगा। पढ़ लेते हैं। तो हो गया आपका काम। आपका तो एम यही है ना कि इन्वेस्टरों को मुझे मैसेज पढ़ा देना अपना। फिर वो पिच डेक देखेगा, पिच डेक देखने के बाद डिसाइड करेगा मेरे को इससे बात करना है कि नहीं करना है। बट अगर आप स्टेप वाइज देखें तो पहला स्टेप था मेरे को इन्वेस्टर ढूंढना है, इन्वेस्टर आपने ढूंढ लिया, पिच डेक दे दी। फिर पिच डेक आपने दे दिया। थर्ड स्टेप है कि पिच डेक में आपने क्या कंटेंट ऐड करा है, अच्छा। वो एक तीसरा स्टेप। जैसे englishyaari.com है, हम्म मतलब आई बिलीव आपने भी ऐसा कुछ किया होगा कि englishyaari.com हम्म प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, जो भी होता है प्रॉब्लम का, मैं वो आपको कि अपना पिच इंग्लिश। डेक मैं आपको अपना पिच डेक शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप जहाँ वीडियो अपलोड करेंगे वो आप दे दीजिएगा, ठीक लोगों है। वो देख लेंगे। जो वही पिच डेक मैं आपको दूंगा जिससे मुझे पैसे मिले थे, तो वो आप देख सकते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, नंबर्स वगैरह सब मेंशन है उसमें। हाँ, अब बहुत सारा और भी तरीका है। जैसे आप, एक तो हो गया आप लिंक्डइन से ढूंढ रहे हैं, दूसरा हो गया कि आप अपने कनेक्शंस के थ्रू ढूंढ रहे हैं। प्रोबेबली अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आपका कनेक्शंस ही बन ही जाता है। तो कनेक्शंस वाले जो लोग होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है मिलने का। अब जैसे मेरे इन्वेस्टर है, अगर मेरे को कोई बंदा पिच डेक मुझे भेजता है, अगर मेरे को उसका पिच डेक पसंद आता है, मेरे को उसका नंबर पसंद आता है, अगर मैं अपने इन्वेस्टर को ये भेजूंगा कि सर ये देख लीजिए, ये बंदा, इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो बताइए, तो अगर मैं उसको भेजूंगा तो उसको ट्रस्ट होगा कि भाई ये बंदा भेज रहा है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर मेरे को मन होगा तो बता दूंगा। तो ये वाला जो नेटवर्क है कि आप मेरे को भेज रहे हैं, मैं अपने इन्वेस्टर को भेज दे रहा हूँ, तो वो ट्रस्ट वाला नेटवर्क आता है जो आपके लिंक्डइन मैसेज से 1000 गुना पावरफुल रहेगा। पावरफुल है। तो पीयूष भाई, जैसे स्टार्टअप में ज़रूरी है कि पैसा कमाना ही चाहिए। सपोज मेरा कोई स्टार्टअप है, तो ज़रूरी है कि उसमें रेवेन्यू आना चाहिए तो ही इन्वेस्टमेंट मिलेगी, या फिर मेरा एक कोई सुपर आइडिया है और मतलब एग्जीक्यूशन लेवल पे ही है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। क्योंकि ऑफ कोर्स देखो, बहुत लोग होते हैं जो अपने जेब से पैसे नहीं लगा सकते हैं, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, तो क्या उनको भी मिल जाती है? पैसे मिल जाता है। देखो अब इसमें भी डिपेंड करेगा ना, अगर जैसे आज की युग में बात करें तो सारे बंदे ऐसे हैं जो आइडिया ही लेकर के बैठे हैं, वो आइडिया पे पिच डेक बना ली और चाहते हैं पैसे मिल जाए। तो आप ये समझो, अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपके पास 100 बंदे ऐसे मैसेज भेज दें कि ये मेरा पिच डेक है, देख लो, ये मेरा आइडिया, आप मेरे को पैसे इन्वेस्ट कर दो। अगर उसमें एक भी बंदा ऐसा निकला जिसका कि आइडिया बहुत अच्छा है, पिच डेक आपके पास है, तो आपका ये मेंटेलिटी ऐसा बन चुका है ना कि भाई ये वाले बेकार ही होता है। तो आपको अपने आइडिया को कैसे अलग दिखाना, वो आपको फिर आप यूएसपी बनाओगे, आपको अलग दिखाना Correct. पड़ेगा थोड़ा सा। बट अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू होता है ना, आप ऑलरेडी ये जो आइडिया वाले लोग हैं इनसे बहुत आगे बहुत रहते हैं। आगे निकल जाते हैं हम। हाँ। पीयूष भाई, एक चीज़ बताना, हम्म। आपने तो इतने इन्वेस्टर के साथ मिले हुए हो आप, तो कितनी बार आपने ना सुना है कि ना ना ना, मतलब कि होता है ना, इन्वेस्टर ना भी बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी इन्वेस्टर के पास गए हो और उन्होंने हमेशा हाँ हाँ हाँ, मतलब हमेशा ही पैसा मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ना कितनी बार सुना है आपने और कैसा फील हुआ है आपको? ना तो मतलब 99% ना ही होता, 99.9 बोल लो आप। मतलब हमने 600-700 मेल अगर करा, उसमें से अगर 50-100 जगह भी पिच करा हमने, तो सब तो ना ही है। हाँ, तो मतलब एक ही दूर रहता है। मान लो कि 3-4 हाँ मिला मेरे को, उस 4 में से भी 3 ऐसे मिल जाएंगे जो इनिशियल में हाँ बोल करके बाद में अपना कंडीशन चेंज कर देंगे। तो फिर ये वाला ज़्यादा बुरा लगता है, जो पहले ना बोल दिया कि ठीक है, अब ना भी इन्वेस्टर बोलेगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट वो ऐसे नहीं कि एब्रप्टली ना नहीं बोलते हैं वो कभी, वो ऐसे थोड़ा सा आपको लिखेंगे, अच्छे 2-4 शब्द लिखेंगे, फिर वो ना बोलता है। क्योंकि उनको ही पता है ना कि भाई अगला आदमी डिमोटिवेट हो जाएगा, तो वो पोलाइटली नो बोलते हैं सीधा कि ठीक है नहीं करेंगे, बट ठीक है थोड़ा सा आपको बता दिए कि आगे आपको हम कंसिडर जरूर करेंगे, अभी के लिए ना है। और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बेसिकली आते कहाँ से हैं? मतलब इन्वेस्टर कोई भी बन सकता है, या फिर सपोज हमारे यहाँ पे किसी की शॉप है, अच्छा खासा कमा रहे हैं महीने का 70-80 लाख रुपए का उनका रेवेन्यू है, सपोज वो चाहें तो वो भी इन्वेस्टर बन सकते हैं। इन्वेस्टर बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस पैसे होना चाहिए आपके पास कि आप इन्वेस्ट कर लो, और थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। आप जो कोई बंदा 70-80 लाख का रेवेन्यू कर रहा है, उसको तो बहुत कुछ का आइडिया पहले से है, तब तो उतना कर पा रहा है, तो वो पैसा भी डालेगा अपने। टिपिकल दुकान वालों की बात कर रहा हूँ मैं। टिपिकल की, जैसे मान लेते हैं बगल में कोई स्टोर होगा, वो रेवेन्यू कर रहा है अच्छा खासा, उसको लग रहा है कि मेरे पे पैसे है, मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ,
तो वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर लेगा। बहुत लोग करते हैं ऐसा। आप ऐसा सुने हैं कभी क्राउड फंडिंग का? आपने नाम सुना है कभी क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग सुना है, बट इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है क्राउड फंडिंग क्या है। तो क्राउड फंडिंग में बताता हूँ होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, तो कोई एक मीडिएटर होगा जो बोलेगा मैं आपको 20 लाख रुपए दिला दूंगा क्राउड फंडिंग के थ्रू। तो क्राउड फंडिंग मतलब कि आप ये समझ लो कोई बंदा 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, ऐसे कर करके बहुत सारे लोग मिलके 20 लाख इकट्ठा करते हैं, और ये जो 20 वाला बंदा है वो 20 लाख रुपए इकट्ठा करके आपको देता है। और क्या फायदा होता है बीच वाले का? कुछ कमीशन लेता होगा वो अपना, वो तो लेता समझ। है। बट क्राउड फंडिंग भी नाम का एक चीज होता है। तो इसमें जो लोग होते हैं ना, जिसको 1-1.5 लाख रुपए डालना, इन्वेस्ट करना स्टार्टअप में, तो वो भी तो इन्वेस्ट ही कर रहा है एक टाइप से। आप देख लो, मतलब तो कोई लिमिट investor नहीं भी है। बन सकता है। 50,000 से भी पैसा अगर किसी को लगाना है तो कोई लिमिट नहीं है। लिमिट अब ये डिपेंड करता है इस बंदे पे। वो अगर बोल दे कि मिनिमम जो कैपिटल चाहिए वो लाख रुपए चाहिए, अच्छा, तो फिर लाख रुपए आपको लाख रुपए minimum देना पड़ेगा। और इन्वेस्टर के पास जैसे आपने 1 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई, तो वो इन्वेस्टर बदले में उसको क्या इक्विटी देते हैं? इक्विटी रहता है, वो बदले में इक्विटी लेता है। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है इनकी? बहुत उसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे वो रह गया कि आप बहुत सारे कंडीशन होता है, बहुत सारा तो नॉन डिस्क्लोजेबल होता है क्योंकि आप एनडीए साइन करते हैं। बट आपको बेयर मिनिमम बताऊं तो एक तो आपसे शेयर आप देते हैं, क्योंकि आप पैसे ले रहे हैं तो आपको शेयर देंगे आप। देंगे आप। फिर होता है कि आप आगे फंड रेज करेंगे तो उसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि वो चाहे तो कुछ परसेंटेज अपना डाइल्यूट कर सकता है। या एक कंडीशन चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरा जो इन्वेस्टर है उसका एक कंडीशन ये था कि जब आप अगला फंड रेज करेंगे तो उनको पहले पता होना चाहिए, क्या पता उनका ही पैसा डालने का मन हो। अच्छा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी मैंने आपसे पैसे लिए हैं फिर मैं इनको बोलूंगा कि चलो आप पैसे दे दो और आपको पता ही नहीं है। अच्छा। मेरे को पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये मैं पैसे उठा रहा हूँ, अगर आपका मैंने आप दे दीजिए। ऐसे बहुत कंडीशन रहते हैं। बट तो हर महीने कुछ रॉयल्टी जाती है उनको से? नहीं, रॉयल्टी वगैरह वो डिपेंड करता है आप डील क्या बना रहे हैं। रॉयल्टी वाला डील तो कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा हर मंथ अपने एक रेवेन्यू का एक फिक्स परसेंटेज आप सामने वाले को दे देंगे, जो कि बहुत घटिया चीज़ है। आपको नहीं देना चाहिए। मेहनत आप कर रहे हैं, आप अगर सामने वालों को भरोसा नहीं है तो फिर नहीं डाले पैसा। आप शार्क टैंक में देख रहे होंगे अभी कि अभी इस साल इस सीजन तो मैंने नहीं देखा, बट 1-2 सीजन पहले था कि भाई हर बंदा आके बोल रहा है कि जज की मेरे को 1% रॉयल्टी, 4% रॉयल्टी। हाँ, महीने का। ये बहुत घटिया चीज़ नहीं है कि आप पैसे इन्वेस्ट फिर कर ही क्यों रहे हैं जब आपको पता है कि ये अगला आदमी कैपेबल ही नहीं है। तो ये तो एक और टाइम का लोन हो गया। लोन हो गया। आप उसमें लॉजिक पीछे से ये देते हैं कि ये जो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, तो आप फिर रिस्क कहाँ ले रहे हैं उनमें, ये बता दो आप अगर रिकवरी हर मंथ का आप उससे रॉयल्टी ले रहे हैं तो वो बंदा फिर बैंक से लोन नहीं ले लेगा जो आपको रॉयल्टी देगा। आपने नहीं सोचा शार्क? नहीं नहीं, शार्क टैंक में गए तो थे हम लोग अभी अच्छा, लास्ट सीजन, लास्ट ईयर गए थे। लास्ट ईयर गए। बट वो हमारा मुंबई वाले ऑडिशन राउंड तक ही जाकर सिलेक्शन उसके बाद नहीं हुआ था। क्या होता है उसका सिलेक्शन प्रोसेस? सबसे पहले तो ना आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो आप फिल करते हैं। उन्होंने अप्रोच किया या आपने अप्रोच? नहीं नहीं, उनका एक नॉर्मल सा लिंक होता है ना, पब्लिक लिंक होता है अच्छा। अप्लाई करने का। अच्छा, तो वहाँ हमने अप्लाई करा था, एक वीडियो डालना होता अपना, एक्सप्लेन करते अपने स्टार्टअप स्टोरी को। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया हमारा। और फिर उसके बाद हमें मुंबई जा कर के एक, ऐसा नहीं होता कि आप शॉर्ट इंटरव्यू दे रहे एक टाइप से, इंटरव्यू बोल लो या फिर रिहर्सल बोल लो, आप वो कर रहे होते हैं। बट वहाँ पे ऐसा ही होता है कि 3-4 इधर सामने रहता है और आप 4-5 कैमरा रहेगा, आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा। एक तरह से डेमो आप दे रहे हैं। जो टीवी में दिखाते हैं। वो तो रियल शो है। उसके अच्छा। उसके पहले एक स्टेज होता है, तो वो प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए नहीं बोल लो, आप समझ लो कि एक उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो ऑडिशन बोल लो आप उसे। अच्छा, तो जजेस जो टीवी में दिखते हैं हमें, वो नहीं रहता, वो कोई और रहता है, बट उनको भी नॉलेज होता है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो हम लोग नंबर हम लोग का बहुत अच्छा था कि चलो रेवेन्यू है, ट्रैक्शन है, फिगर्स है। बट जो स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट था ना हमारा, वो मिस हो गया हमसे, क्योंकि हमें लगा था कि नंबर्स बता के काम हो जाएगा। बट आप शार्क टैंक में देखते होंगे तो वहाँ पे तो कहानी ज़्यादा बिकता है। स्टोरी है। तो हम लोग को स्टोरी उस टाइम बता ही नहीं पाए ढंग से, लेकिन अब बता देंगे, अब आइडिया हो गया। तो शार्क टैंक पे जो इन्वेस्टर होते हैं, ये डील मैच्योर बाद में होती है या? जो जो मुझे सुनने में आया, जो मैंने इंटरनेट पे देखा है कि बहुत सारा डील तो नहीं होता है। कई बार फाउंडर्स ही पीछे हट जाते हैं, कई बार शार्क्स पीछे हट जाता है कि आपने उस टाइम बोला कुछ और था, अभी आप बता कुछ और रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो कि उसने पीस में बता दिया कि मेरा रेवेन्यू 2-2.5 करोड़ है, ठीक है, और जब एक्चुअल ड्यू डिलिजेंस हो रहा है तो पता लग रहा है कि रेवेन्यू 1.5 करोड़ है, तो फिर वहाँ पर शार्क पैसा नहीं डालते, पीछे हट जाते हैं। सेम इस तरह से फाउंडर का भी होता है कि उस टाइम मेरी पॉपुलैरिटी कम थी, अब जैसे ही मेरा शो एयर हुआ
तो मेरे पे ट्रैफिक जा रहा है, रेवेन्यू जा रहा है, और अब मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। तो अब ये बोलता है कि अब मेरा रेवेन्यू बढ़ गया तो मुझे अब ज़्यादा पैसे दो और कम से कम शेयर लो। हाँ। मैं एक चीज़ शेयर करूँगा, मैंने जब शार्क टैंक 1 आया तो एक आइसक्रीम की कंपनी है, नाम तो नहीं लूँगा मैं, अच्छी खासी आइसक्रीम की कंपनी, अभी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो उन्होंने कोशिश किया कि इंडिया में ना छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का, प्रोटीन कम आइसक्रीम थी। तो मैंने भी बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, हाँ ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। मैं बॉम्बे भी गया, पूरी बात हुई, बॉम्बे से थे वो। उन्होंने मुझे ये बोल के अपना कुछ अमाउंट मतलब लिया मुझसे आइसक्रीम के बदले में, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, कि सौरभ भाई आप ना मेरा ले लो, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर उस टाइम पे शार्क टैंक में थे जज, और उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ इसमें। तो ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा नाम आ जाता है तो मैं भी कॉन्फिडेंट था कि ठीक है कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे दिल्ली गुड़गांव के 3-4 लोकेशन दे दिए। क्लाउड किचन बोलते हैं शायद उसको ना, क्लाउड किचन से ऑपरेट करते थे, उनका कोई इंडिविजुअल स्टोर नहीं था। 3-4 महीने चला बस। उसके बाद 5वें महीने में जब मेरी उससे बात हुई, उसके टीम के बिजनेस डेवलपमेंट बोलते हैं शायद, जो भी कंपनी को दिखाते हैं या डेवलप करते हैं ना फ्रेंचाइजी, तो मेरी जब बात हुई है उससे, वो कहता कि नहीं अब तो अश्नीर ग्रोवर आ ही नहीं रहे इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं बस ऐसे ही। तो मुझे लगा वहाँ से किसी से पता चला है, थर्ड पर्सन से, इनका रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है, शार्क टैंक के बाद। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन किए उसके साथ, अश्नीर ग्रोवर के साथ, क्योंकि लाइव होते ही आपको पता ये। उसके बाद उन्होंने एक एक्ट्रेस रखी है एक बहुत बड़ी, ठीक है, और एक बहुत बड़ी एयरलाइन, अब तो बंद हो गई है वो, एक बहुत बड़ी एयरलाइन में, मतलब बंद नहीं हुई, मर्ज हो गई है, ऐसे विस्तारा में ही उन्होंने सैम्पलिंग स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज ऑफ अश्नीर ग्रोवर नाम से उनका इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो गया, कनेक्शंस बन गए, सब कुछ सेट हो गया, फिर बाद में जाके उससे टेबल पे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो आपकी बात कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ऐसा ही होता है, लालच हो गया ना जिसको, भाई पैसे के सामने लोग लालची हो जाते हैं। हाँ। तो ये 3-4 मतलब वापस आते हैं, तो ये 3-4 स्टेप हैं जो आप कह रहे हो कि लिंक्डइन, ईमेल का भी आप बता रहे थे कि 700 ईमेल। हाँ, हमने ईमेल भी करा था। जैसे होता है ना कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल जब मैंने बताया आप ढूंढ रहे हो, तो एक तो हो गया कि आप वहीं पे उनको मैसेज कर दो, बट ईमेल दिखता है वहाँ पे। ईमेल वहाँ पे बहुत सारे टूल आता है। जैसे 2 मैं नाम बताता हूँ ईमेल के टूल का। पहला है कि अपोलो करके एक टूल है, जिससे कि आप अपोलो, और सेकंड टूल है सेल्स QL। हाँ, सेल्स QL, ये 2 टूल आप यूज करके और लिंक्डइन से आप किसी भी पर्सन का ईमेल निकाल सकते हो। तो उनको आप मेल कर लो ऐसे। तो हमने इस तरह से ईमेल भी निकाला था बहुत इन्वेस्टर का। तो ईमेल पे ऑलमोस्ट ना ही हुआ था सबका, बट कुछ मीटिंग्स ऐसे स्केड्यूल हुए थे हमारे, उनके साथ बात हुआ, बट ऐसे कुछ बात आगे बढ़ नहीं पाया। और इससे पहले तो आप स्टूडेंट ही थे। इसके पहले स्टूडेंट तो उस टाइम ही थे जब ये कर रहे थे। अच्छा, ये कॉलेज में ही? ये कॉलेज की बात है। ब्रिलियंट। ये कॉलेज 3rd ईयर की है, 3rd 4th के बीच का है ये सब। बहुत टैलेंटेड हो आप फिर भी। अब एक चीज सा रहता है ना कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है आपके ऊपर। तो ये था जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, तो ऐसा हम लोग पटना आने के डिसीजन बना रहे थे, बट वहाँ पे रेंट था ऑलमोस्ट कि आपको 12,000 तो महीने का आपको लग ही जाएगा रहने का, सब रहने खाने ये सब मिला करके। तो फिर अच्छा, आप पटना से भी कहीं और रहते थे? पहले मुजफ्फरपुर कॉलेज था हमारा, और उसी में हम लोग सब काम ये करते थे। और आप हो कहाँ से वैसे? बिहार? मेरा बिहार में घर रोहतास है। रोहतास। हाँ। तो ये बनारस के लगभग पास ही है। बहुत अच्छा नजदीक है बनारस हमारे यहाँ से, मतलब पटना से नजदीक बनारस है हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये बॉर्डर। जैसे ये बनारस, फिर एक जिला है कैमूर, और उसके बाद है रोहतास, अच्छा ऐसा। तो उसमें क्या था ना कि जब कॉलेज में रहते हैं तो एक रहता है कि पेरेंट्स का प्रेशर है कि ये कर लो वो कर लो। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो हम लोग कॉलेज से अब कहीं तो जाना था, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई किए नहीं तो कॉलेज में, क्योंकि मेरा था कि भाई कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे तो फिर हम ये वाला काम नहीं कर पाएंगे, अपना स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। तो जॉब के लिए अप्लाई किए नहीं कहीं हम। तो अब था कि अब तो यही करना है। और बैक एक था कि भाई पापा को बोल देंगे कि कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 साल का टाइम मिल जाएगा और यहाँ से। तो अब कैट के प्रिपरेशन के लिए पटना आके रहना था, तो 10-12 हज़ार रुपये तो घर से लेने पड़ेंगे, अब इतना ले नहीं सकते थे। तो पहली बार हम लोग जाके कंपनी से अपने सैलरी लेना शुरू किया, 10,000 रुपये। कौन सी कंपनी थी वो? अपनी कंपनी, इंग्लिश यारी। अच्छा, हाँ, अपनी कंपनी से ही। तो 10,000 रुपये सैलरी लेने शुरू किया हम, और जो मेरे को फाउंडर्स थे वो 10-10 हज़ार रुपये, कि घर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा।
21,000 आपका मंथली फिक्स कॉस्ट आ गया आपकी फिक्स कंपनी। कॉस्ट आ गया। तो उस टाइम हमारा रेवेन्यू भी लगभग हो गया था लाख रुपए के आसपास पर मंथ का। मतलब ये फेमस हुआ कैसे इंग्लिश यारी, 1 लाख रुपए पर मंथ आना? तो ये ऐसे नहीं कि फेमस का कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारा रेवेन्यू 10 से 20 से 50 हो गया, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, वो ग्रेजुअली ही बढ़ते गया। आपने मार्केटिंग की है? मार्केटिंग, मेटा एड्स, गूगल एड्स, ये सब पे करा हमने। अच्छा, तो वहाँ पे जब हम लोग पटना आ गए तो अब क्या पापा मेरे से पूछते थे कि ये MBA का आप कोर्स ले लो कोई तो कोई एक। तब उनको कैसे पता कि कोर्स लेंगे फालतू का पैसा आपको बर्बाद होगा। तो मेरे पास सबसे जो सेफ ऑप्शन दिखा वो था फिजिक्स वाला का कोर्स, 12,000 रुपये का, 11,500 12,000 रुपये, क्योंकि इतना ही पैसा बर्बाद होता। तो फिर पापा को बता दिए कि भाई ये फिजिक्स वाला का कोर्स ले लेते हैं, घर से बैठ के पढ़ लेंगे। तो पापा भेज दिए 12,000 रुपये, वो कोर्स इनरोल करके बता दिए कि ठीक है अब काम शुरू हो गया। अब कोर्स ले लिया लेकिन पढ़ अपना वही इंग्लिश तैयारी पे ही सब कुछ चल रहा है। फिर 3-4 महीने बाद फिर पापा को धीरे धीरे बताया कि ठीक है, एग्ज़ाम दिए थे बट इंग्लिश यारी में टीचर्स भी तो ऑन बोर्ड किए होंगे ना आपने? टीचर्स तो है, ऑन बोर्ड है, टीचर्स तो है। नहीं, अभी नहीं, उस टाइम पे। उस टाइम भी चलते रहे, हायरिंग तो चलते रहती थी। अच्छा, तो हायरिंग वहाँ पे चल रहा है अपना अलग से। तो टीचर्स को कैसे पे आउट करते थे आप? वो तो लर्नर्स पे कर रहा है, फिर उसमें से कुछ बचा के वो टीचर को पे कर दिया। अच्छा, जैसे जो लर्नर हमें पे किए उसमें से कुछ टी फिक्स सैलरी हो गई, कुछ टीचर की पे हो गई, तो बहुत ज़्यादा पहले थोड़ी था। और उस टाइम जो हमें ना 10 लाख रुपए बिहार स्टार्टअप से मिला हुआ था। तो उस टाइम और कॉन्फिडेंस आ गया। जब कॉलेज ख़त्म हुआ ना 10 अगस्त को, मेरे को शायद याद है, ऐसे 10 लाख रुपए आए हुए थे 10 अगस्त के आसपास। 10 लाख रुपए हाँ, बिहार स्टार्टअप से। आपका मिथिला के बाद वहाँ पे? हाँ, मिथिला के बाद। बिहार स्टार्टअप का ना सीड फंड प्रोग्राम होता है अच्छा, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है स्टार्टअप को। तो 10 लाख रुपए वहाँ से मिले थे, तो हम लोग 10-10 हज़ार रुपये की सैलरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है। तो वहाँ से फिर घर से पैसा नहीं लेना पड़ा। और फिर ऐसे पापा वो टहलाते गए कि ठीक है एग्ज़ाम हुआ लेकिन रिजल्ट आया नहीं आया, इस तरह से कुछ कुछ करके। पेपर लीक हो गए? अब पेपर लीक नहीं हुए, वो जैसा नहीं होता। बिहार में हो जाता सब पेपर लीक। तो धीरे धीरे पापा को भी लग गया आवाज़ से कि लगता है कि नहीं कर रहा, अपना जो करता था वही कर रहा है। तो फिर वो समझ लो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया या क्या हो गया। फिर वो ना वो कुछ पूछते थे ना हम कुछ बताते थे। तो फिर वो हो गया कि ठीक है कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। हाँ, लेकिन प्रेशर था कि MBA कर लो या चाहे वो कर लो। बट फिजिक्स वाला की अगर मैं बात करूँ तो है, उनका रेवोल्यूशन आ गया उनके नाम से। वो तो दिखता ही है, आपको तो दिख ही रहा होगा। बट वही रहता है ना कि जब कोई बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर देता है तो फिर उसको प्रॉब्लम आता है। बट फिजिक्स वाला का नाम ही काफ़ी है, उनका फ़ोटो ही हर जगह लगा लो काम हो जाता है। अच्छा, इतना इम्पैक्ट है उनका? बहुत इम्पैक्ट है हर इंडस्ट्री के। तो बहुत सारे कंपनी उन्होंने एक्वायर भी तो कर लिया है। कॉमर्स देख लो, MBA, हर जगह उनका है कि फिजिक्स वाला का हर एक चीज़ है। तो पीयूष भाई, जैसे एक फादर का डर है, पापा का डर है, वो आप में है अभी? आप तो इतने 1 करोड़ रुपए उठा लिया आपने, साल का अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहे हो, तो अक्सर बच्चों में देखता हूँ मैं कि वो डर निकल जाता है, तो आप में है वो डर? मेरे अंदर अभी पापा का बहुत डर है और बहुत पहले से था। जब कॉलेज छोड़े तब भी था, अभी भी है और मेरे को लगता है आगे भी रहेगा। और ये मेरे पास तब तक रहेगा ना जब तक मेरे दिमाग में जो अपने पापा के लिए क्वेश्चन है वो सारा पूछ नहीं ले। क्या क्वेश्चन है, एक बताओ। एक तो ये है कि मतलब आप कभी खुल के बात क्यों नहीं की है। अच्छा, एक तो ये है, मतलब नहीं करते जनरली, रहता भी है तो ऐसा नहीं कि इसका मतलब कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट लव नहीं करते हैं। बट एक नहीं होता, कभी टॉक नहीं हो पाता बढ़िया से कि जो मेरे दिल दिमाग में है पूछ लिए हैं, आपके में है वो पूछ लिया। हमेशा ट्रांजेक्शनल बात होता है कि पापा 2,000 रुपये भेज दीजिएगा, किताब लेना है, 3,000 रुपये हॉस्टल में देना है, 15,000 रुपये फ़ी देना है, ऐसे ही बात होता था पापा से। इमोशंस पे बात नहीं होती? इमोशन में बात नहीं होता। बट जब ये मेरा कंपनी 1,000 करोड़ का बन जाएगा और मैं इसको 1-2% से डाइल्यूट करके और ये मैं फाइनेंशियली फ्री वाले कैटेगरी में आ गया, चाहे ये 1,000 करोड़ पे भी हो सकता है, 500 करोड़ पे भी हो सकता है, उसके बाद मैं सारा क्वेश्चन पूछ लूँगा और तब डर मेरा हट जाएगा। अभी आपने वो नहीं देखा समय रैना वाला वीडियो कि पापा से जाके बात करो, I love चले you बोल दो। हाँ, आई लव यू बोल दो। आपने कर लेते आप? नहीं नहीं, अभी तो नहीं कर। अंकल, अगर ये वीडियो देख रहे हो ना आप समझ जाओ कि ये खुल के बात नहीं कर रहे हमारे पीयूष भाई। इनसे खुलकर बात करो, इमोशन पे बात करो, क्योंकि इनके दिल में भी कुछ इमोशंस हैं और ऑफ कोर्स आपके दिल में भी होंगे। इनसे खुलकर बात करिए आप। ठीक है, देखते हैं। नहीं, बट एक जो माँ बाप का आशीर्वाद है वो आप पे बना हुआ है, क्योंकि चीज़ें जब बनती है ना तो भगवान का भी सपोर्ट है, लेकिन उससे भगवान तो हमने नहीं देखा धरती पे, हमारे माँ बाप ही हैं धरती पे।
लोग कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि माँ बाप ही भगवान है और उनके बिना कुछ नहीं होता हमारी लाइफ में। तो जन्म माँ ने दिया है, उठाते फादर हैं हमारे। वो भी तो आप सुने होंगे ना कि पिताजी जो है अपने बच्चे को कंधे पर बिठाते हैं ताकि वो अपन मेरे से आगे देख मेरे पाए। से आगे देख तो पाए। ये वही है। एक क्वेश्चन था माइंड में पीयूष भाई कि स्टार्टअप फाउंडर्स आज कौन सी गलतियां करते हैं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, लाइक आपने कुछ नहीं डाला हुआ है अपना, लेकिन आज के टाइम पे मैं देखता हूँ चाहे रेवेन्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, लॉस में है, स्टार्टअप सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम की बायो में लिखता है ओनर या एंटरप्रेन्योर या फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। तो ऐसी क्या गलती करता है और 6 महीने बाद ऑफ कोर्स कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है उसकी कंपनी की, तो ऐसी क्या गलती कर रहा है आज का फाउंडर जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट में? देखो, होता क्या है ना, जनरली स्टार्टअप फाउंडर्स को पर्सनल ब्रांडिंग में और ब्रांड के मार्केटिंग में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि ब्रांड की मार्केटिंग जब आप कर रहे हो और वहाँ पे अपना फाउंडर का नाम ऐड कर रहे हो ना, तो ये लोगों को लग जाता है कि बेचने वाली फील आ रही है, तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे को अपनी कंपनी प्रमोट करनी है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं प्रमोट करने का। ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ दोनों। पहला ये है कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पे बोलूँ कि ये मेरी कंपनी है, इसका डे 1 मेरा ऐसा गया, डे 2 ऐसा गया। तो आप ऑडियंस आपको नहीं मिल रही है, आपको वैसे लोग मिल रहे हैं जो आपके फेलो फाउंडर्स हैं, जो आपके साथ वाले फाउंडर्स हैं। वो आपके कंटेंट को देखेंगे, ये वही लोग हैं जो खुद के भी स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आपको अपने ब्रांड के रिलेटेड कंटेंट अलग पेज पे बनानी चाहिए और खुद का ब्रांडिंग अलग पेज पे कर लो। आप अपने चाहे ब्रांड पे लिख दो को फाउंडर या फाउंडर एट दिस, बट उसका कंटेंट अपने पेज पे मत डालो, क्योंकि आप 6 महीने के बाद आप आउट ऑफ द कंटेंट होने वाले हो, ये तय बात है। और आप डे 1 डे 2 डे 3 जर्नी करके भी अब तो नहीं कर पाओगे, पहले चाहे आप कर सकते थे। वो फर्स्ट मूवर ले गए एडवांटेज। फर्स्ट मूवर ले गया एडवांटेज। अभी भी लोग करेंगे, उसमें भी लोग हो सकता है कुछ यूनिक लेकर के आ जाए, इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई यूनिक करेगा, बट मेजर लोग जो है वो इसमें फेल हो जाते हैं। आप खुद अपने इंस्टाग्राम पे चेक कर लो, आपको कोई ऐसा बंदा मिले ना कि डे 1 या डे 10 मैं अपनी कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ, तो आप उसका प्रोफाइल चेक कर लो, सेव कर लो, 1 महीने बाद देख लेना प्रोफाइल उसका, फिर उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो कंटेंट भी डालना छोड़ देगा एक टाइम के बाद। तो एक सबसे बड़ी गलती ये भी हो रही है कि वो अपने साथ अपना ब्रांड को बेचने निकले हैं बेचने इंस्टाग्राम निकले पे। आप कोई भी कंपनी रख लो, अगर मान लो मैं मेरी ब्रांड की जो ऐड होती है इंग्लिश यारी की, तो वहाँ पे अगर मैं कभी भी इंग्लिश यारी के पेज से ऐसे बोलूँ ना कि ये इस तरीके से आपको हम कम्युनिकेशन सिखा देंगे, तो फिर वो लोग स्किप कर देते हैं, वहाँ पे व्यूज ही कम हो जाता है। पर अच्छा, आपको हर एक बारे में कोई एग्जांपल दो आप, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मान लो कि अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो शूट करा था कि 4 फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो फॉर ऑफिस मीटिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग यस ओके, ये सब चीज़ें। तो इस पे हमारा व्यूज गया, अच्छा खासा व्यूज गया, 4-5 हज़ार व्यूज चलेगा, 6 हज़ार व्यूज चलेगा, और ओवरऑल प्लेटफॉर्म मिला के 15-20 हज़ार से ऊपर व्यूज है इस पे। बट हमने इसी का एक और वेरिएशन बहुत पहले बनाया था, जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा सिखा रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं, उसमें मतलब ऐड चला रहे हैं, ये समझो आप। तो वो दिखता है कि लोग ऐसे आया, 3 सेकंड देखा और ग्राफ ऐसे नीचे गिर गया तुरंत से। इट मीन्स कि भाई लोग को ब्रांड की बदबू आ गई, ये कुछ बेचने वाला है मेरे को, अब निकल जाएगा लोग वहाँ से। तो ये ऑर्गेनिकली भी होता है। आप अगर ज़ोमैटो ये सब का तो एग्जांपल आप देख लो, इनका तो देख के ही लगता है कि भाई फूड इंडस्ट्री में है, एक बंदा पार्सल लेके आ रहा है, तो इनके आप ऐड देखो, आपको हमेशा लगेगा कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। क्रिएटिव कर लोग को पता है बेच रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि अगला स्टेप इसका मूव क्या होगा। तो लोग क्यूरियस होते हैं आगे क्या करेगा क्या करेगा। बट जो ऐड वाली वीडियोस होती है ना, लोगों को पता होता है कि ये लास्ट में बोलेगा क्लिक ऑन द बटन बिलो, तो मैं पहले भगा देता हूँ इसको। सही बात है। जबकि रैपिडो का देख लो, बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी, ये ऐड आया था ना, आपने देखा होगा इनका। तो ये लोगों को पता है ब्रांड बेच रहा है, लेकिन एक स्टोरी के थ्रू बेच रहा है, और इतना ब्रांड अवेयरनेस का पैसा स्टार्टअप के पास नहीं होता है इनिशियल डेज में, तो आप ये कर ही नहीं सकते हो। और जहाँ पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पे आप सामान बेचोगे, तो फिर कुछ दिन के बाद आपका खत्म हो जाएगा चीज़ें। मैं तो ऐसे लोगों को मैंने सेव करके रखा है, मैं देखता हूँ, उसी के इनसाइट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, आप ब्रांड के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बाइजू कंपनी थी, बहुत फेमस थी। हाँ, उन्होंने, वो भी टेक थी आपकी तरह, है ना? तो उन्होंने क्या मिस्टेक ऐसी की है कि वो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद वो बंद हो गई है? और इसमें एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि उन्होंने तो यूजुअली एडटेक कंपनी ना अपने आगे एक बहुत बड़ा चेहरा रख लेती है, तो इंग्लिश यारी क्यों नहीं रख रहा अभी तक? अच्छा देखो, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि बायजू वाला, वो मेरे को लगता है कि उन्होंने मार्केटिंग पे ओवर स्पेंड किया है। और अच्छा। जो सर्विस वाला पार्ट है, वो चीज़ उन्होंने ढंग से नहीं किया, सर्विस वो सही से नहीं दिया। सेल्स पर्सन आपने देखा होगा कि गाली दे के बात कर रहा है, तो ये सर्विस आप घटिया दे रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं,
तो सर्विस आप घटिया दे रहे हो तो आपका रिकरिंग कस्टमर नहीं बन रहा है, और जब मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप सामने से पैसा जला रहे हैं, तो ये तो दोनों साइड से नेगेटिव हो गया, तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा, बिक जाइएगा आप। और दूसरा क्वेश्चन कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बड़ा चेहरा नहीं रख रहे आप। हाँ बड़ा चेहरा हम लोग नहीं रख रहे हैं। रीजन बिंग कि आप ना जैसा कि कभी बड़ा चेहरा रखते हो तो आपको पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है। और वो तब कर सकते हो अगर बहुत पैसा है। जैसे मान लो मेरे को 4 करोड़ रुपए लगे बड़ा चेहरा रखने में, तो अगर मेरे अकाउंट में 400 करोड़ या 400 करोड़ बहुत हो गया, तो 100 करोड़ रहेगा तब मैं 4 करोड़ पैसा लगा दूंगा कि चलो 4 करोड़ मैं लगा देता हूँ, क्योंकि इससे मेरा बहुत फर्क नहीं पड़ता। 4%। 4% में मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम ना मेरा ऐसे पर मंथ का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 20-25 करोड़ हो, करेक्ट है। तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। बट अगर मैं एग्जांपल हूँ 100 करोड़ मेरे पास है, तो मैं 4 करोड़ में एक बंदा रख लूंगा जो अच्छा चेहरा वाला हो। अभी मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी बिजनेस सर्विस की बिजनेस है, और यहाँ पे लोग सर्विस यूज़ करते हैं, फिर पैसे देते हैं, और वो रेफ़र भी करते हैं। तो हमारा ये बिजनेस बहुत तगड़ा है, रेफरल वाला, और आपका खुद को रेफ़र करना या फिर स्ट्रैटेजिक रेफ़र, ये सब बिजनेस हमारा सही चल रहा है। क्या चार्जेस लेते हैं आप? जैसे इंग्लिश मुझे सीखनी है, मेरी मदर है, 50 साल उम्र हो गई है उनकी, और उनको इंग्लिश सीखनी है, उनको कुछ भी नहीं आता, और उनको इंग्लिश सीखनी है, तो तो आप हमारी जो उस एज को भी केटर करेंगे? और कैटरिंग एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा ये है कि वैसे लोग हमारे पे आते हैं ना जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हम अपने आप को पोजीशन किए है इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स। अच्छा। तो ये उनके लिए होता है जिनको लगता है कि उनके इंग्लिश सीखने से करियर में ग्रोथ आ जाएगा, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनको हम लोग ट्रेन करते हैं रिगार्डिंग देयर ऑफिस मीटिंग, प्रेजेंटेशन, डे टू डे कॉन्वर्सेशन, ये सब तरीके से। अच्छा। और बेसिक रिक्वायरमेंट ये है ना कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी ही चाहिए। आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मतलब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नहीं आता है। अगर वो नहीं आता है तो फिर तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके लिए तभी है जब आपको थोड़ा बहुत आता है, आप दूसरे का इंग्लिश समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब आप क्लियर हो कि मुझे किसको इंग्लिश सिखानी है। मेरा टारगेटेड ऑडियंस डिफाइन है कि इन्हीं को मेरे को सिखाना, और ये ऑडियंस बहुत बड़ा है। लेकिन पीयूष भाई, बिहार से निकलकर आपने ये इंग्लिश यारी सोचा कैसे कि इंग्लिश यारी करनी है? मतलब एक तो नाम बहुत यूनिक है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला नाम है। दूसरा, इंग्लिश ही क्यों? बिहार में तो देखा जाए तो लोग मैथ्स भी अच्छी पढ़ाते हैं, सिर्फ इंग्लिश पे फोकस क्यों था आपका? कुछ तो मन में आया होगा। आई विल टेल यू ए स्टोरी। तो हमारा क्या हुआ था ना कि सेकेंड ईयर कॉलेज में थे जब हम लोग, तो IIT खड़गपुर में एक इवेंट होने वाला था। तो मैं मेरा दोस्त सब लोग गए थे IIT खड़गपुर इवेंट में। हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उसको समझाना था लोगों को, और वहाँ सब लोग इंग्लिश में सिखा रहे थे। तो मेरी फिर भी थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन जो मेरा को फाउंडर है उसको बिल्कुल नहीं आता था, वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। तो इतना एम्बेरसमेंट फील हुआ ना कि बना तो लिए लेकिन अब बताएं कैसे। तो वो लगा कि भाई ये तो मतलब बहुत दिक्कत वाला बात है, और मेरे को ऐसे बहुत लोग हुए हैं। तो आकर के फिर हम लोग वो सीखने शुरू किया, और सीखते सीखते उसको आइडिया आया कि चलो मैं भी करता हूँ ये इंग्लिश वाला, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है ना। अब अगर मैं गुड़गांव में ही जाके 10 में से पूछूं 10 बंदे से, तो 10 में से 6 को जरूरत है यहाँ पे, या हर जगह का यही रेशियो है। अब ये हो सकता है कि उनका रिक्वायरमेंट लर्निंग वाला अलग होगा। अगर हम इंग्लिश यारी की बात करें तो वहाँ पे ऐसे सेशंस पर्सनलाइज होते हैं कि अगर कोई इंसान आ रहा है, एक जैसे आप ही है, तो आपका कोई ना कोई गोल होगा कि मेरे को ये सीखना है और मैं इस जगह पे अभी हूँ। तो ये दोनों को देख करके आपका सारा सेशन पर्सनलाइज होता है। तो अगर कोई बंदा इंटरव्यू के लिए आ रहा है उसको अलग तरीके से सेशन मिलेगा, कोई अगर किसी और काम के लिए आ रहा है उसको अलग तरीके से सेशन मिलेगा। तो हाइपर पर्सनलाइज होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई कैब ड्राइवर है, अगर वो आगे सीखता है तो उसको हो सकता है टॉपिक मिल जाए उसको जो उसके डे टू डे लाइफ में काम आएगा, क्लाइंट इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें। अगर आप आ रहे हो कि मेरे को प्रेजेंटेशन का सीखना है, तो आपको अलग तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि दोनों की लर्निंग वो लेके। और इंग्लिश का यही चीज़ सबसे खतरनाक हो जाता है कि हर एक बंदे को सीखने का जर्नी अलग होता है और उसका लर्निंग कर्व भी अलग होता है। आप इंग्लिश यारी को कहाँ देख रहे हो आज से 5 साल बाद? 5 साल तो नहीं, लेकिन 2030 तक मैं इसको 30-31 तक 1000 करोड़ तक लेकर के जाना है, टोटल वैल्यूएशन वाइज। ओके। फिजिक्स वाला को टक्कर दे दोगे आप? फिजिक्स वाला तो मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। इंग्लिश भी सिखाते हैं? इंग्लिश भी सिखाते हैं, ऑब्वियस बात है, इंग्लिश सब लोग सिखाता है। बट अपने आप को पोजीशन करना, हमने अपने ब्रांड का नाम इंग्लिश यारी से इंग्लिश यारी इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स रख दिया, ताकि हम स्टैंड आउट कर पाए। अब इससे होता है क्या है कि जो बंदा प्रोफेशनल है उसको तो लग जाता है चलो मैं तो इस कैटेगरी में आ गया, बट जो बंदा नहीं है
वो अपने आप को देखना चाहता है इस कैटेगरी में, तो वो भी मेरा कस्टमर बन जाता है, दोनों बन जाता है। फिर भी टक्कर दे दोगे आप। हाँ, टक्कर दे दिया जाए। अभी तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज फील्ड है, और भी लैंग्वेज सिखा सकता है। बट एडटेक बिजनेस लॉसेज में है, मतलब आप कह रहे हैं कि 1000 करोड़ बना लूंगा मैं, बट लॉसेज में भी तो रहते हैं ना एडटेक बिजनेस। क्या ये मार्केटिंग की वजह से है या फिर क्या है उसके पीछे रीजन? देखिए, बहुत सारा फैक्टर यहाँ भी आएगा। कोई सर्वर का इशू होता है? एक फैक्टर है नहीं इसका। अब जैसे मैंने आपने बायजू का एग्जांपल लिया, तो उन्होंने मार्केटिंग में बहुत स्पेंड करा और सर्विस अच्छा दे नहीं रहे, चले गए नेगेटिव में। इसी तरह से सबका भी, आप अनअकैडमी देख लो, अभी जस्ट बिका है, बहुत बहुत सस्ते में बिका है। रीज़न मीन कि उन्होंने जब लॉकडाउन था तो बहुत बहुत कोर्स बेचा। अब लोग ऐसे कोर्स ले नहीं रहे, अब उनके PW या ये लोग आ गए। बट अगर आप अपने आप को पोजीशन अच्छे तरीके से करके रखो, अपना पोजीशन होल्ड करके रखो और उसमें इंप्रूवमेंट करते जाओ, टाइम टू टाइम अपडेट करते जाओ, तो मेरा ये मानना है कि आप हमेशा अपडेटेड रखो अपने आप को, टेक्नोलॉजी से भी और लोगों के मेंटलिटी से भी। अगर आज से 3 साल बाद लोगों को सीखने का तरीका बदल गया तो मैं भी सिखाने का तरीका बदल दूंगा। फिर ऐसा नहीं कि मैं अभी इधर ही फंसा हूँ, 2022 में फंसा रहूँगा। मैं भी 2030 वाले अपडेट से सिखाऊंगा ना लोगों को फिर। कहीं पढ़ा था मैंने, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज लर्निंग। हाँ, लर्निंग करब तो चालू रहेगा। हमेशा ही। हम्म। चलो, अब इंडिया में कोने में एक बंदा बैठा है आज के डेट में जिसको स्टार्टअप करना है, आप उसको क्या एक सजेशन देना चाहोगे कि कोई बैकग्राउंड नहीं है स्टार्टअप से, कोई बिजनेस फैमिली नहीं है, एक फार्मर का बच्चा अगर उसके दिमाग में सपना है कि मुझे कुछ करना है, उसको क्या आज के टाइम पे आप बोलना चाहेंगे? अब देखो, सबसे पहला है ना कि आजकल 0 रुपीज़ में, 0 रुपीज़, 0 उसमें आपका वेबसाइट बन जाता है, आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मार्केटिंग भी 0 रुपये में कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पेज बना के कर लो, अपने फेस दिखा लो, फेस नहीं दिखाना है तो AI से वीडियोस बनवा लो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आप अगर एफर्ट और एग्जीक्यूशन लगाओगे और सही डायरेक्शन में, तो आप जरूर कुछ ना कुछ इनिशियल डे से ही करना स्टार्ट कर पाओगे। और जो सेकंड चीज़ है वो है स्ट्रेटेजिक मूव, मैं इसको हमेशा नाम देता हूँ स्ट्रेटेजिक मूव। अब जैसे इस एग्जांपल समझो कि अगर किसी को साइकिल बनाना हो, तो एक तो तरीका है कि वो स्क्रैच से शुरू करे कि भाई मैं नट बोल्ट सारा खुद से बनाऊंगा, और एक तरीका है कि स्पेयर पार्ट हो जाएगा कहीं से खरीद ले। तो स्ट्रैटेजिक मूव का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई एक जगह आप जाना चाहते हो और वो एक जगह तक लोग नहीं गए लेकिन उसके पहले जगह तक लोग गए, तो वो सबका आप लेवरेज लो और वो डेटा पॉइंट्स, इन साइट को यूज करो ताकि अपने जगह पे जल्दी पहुंचो, इन सब को यूज करते हुए। अब तो एक हो गया ना कि मैं ब्लाइंड फोल्डेड आगे चलते जाऊँ। दूसरा हो गया कि मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँ कि भाई ये बंदा पहले से यहाँ तक जा चुका है, ये यहाँ तक जा चुका है, तो थोड़ा सा मैं इसका ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसका ले लेता हूँ, अब बाकी मैं खुद का बना लूंगा। ब्लाइंड्स जो होने चाहिए वो यहाँ होने चाहिए, ये यहाँ ऐसे होने चाहिए कि भाई देख रहे हैं ऐसे इसको कर रहे सीधा जाना है। हैं। पीयूष भाई, जैसे फंडिंग मिलने के बाद कौन सा एक भ्रम टूटता है फाउंडर्स का सबसे पहले? और फंडिंग मिलने के बाद भ्रम तो नहीं, मैं बोलूँगा एक्साइटमेंट होता है कि भाई इतना दिन से जो आप कर रहे थे उसका कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन भी आपको मिल रहा है। प्लस में आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का फ्रीडम बढ़ जाता है कि चलो अगर मैंने 1-2 लाख रुपए जला भी दिए कुछ काम करने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मेरे पे पैसे पड़े हुए हैं। फ्रीडम और एक मेंटल रिलीफ मिलता है, सबसे बड़ा चीज़ मेंटल रिलीफ है कि भाई आपको ये नहीं सोचना है कि अगले मंथ की सैलरी कहाँ जाएगी, मेरे पास है, मैं पैसे दे दूंगा वहाँ से। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करने का बैंडविड्थ अपने पास रखोगे तो रेवेन्यू आपकी बढ़ेगी। हमारे साथ तो वही हो रहा है। जब मैंने फंडिंग लिया था तो हमारी 35 लाख रुपए की सेल थी, अभी 55 साल लाख। की? हाँ, नहीं महीने की। दिसंबर में मैंने फंडिंग क्या लिया था। प्रॉफिट मार्जिन? प्रॉफिट हमारा कैश फ्लो के बेसिस पे देखता हूँ मैं। प्रॉफिट मार्जिन मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, वो मेरा फाइनेंस वाला बंदा बता पाएगा, बट कैश फ्लो पॉजिटिव है हमारा। कैश फ्लो पॉजिटिव मतलब कि लास्ट मंथ का जो पैसा मेरे बैंक में है उससे इस मंथ ज़्यादा हो जाता है। तो कई लोगों का कैश फ्लो नेगेटिव रहता है कि लास्ट मंथ पैसा 1 करोड़ है, इस मंथ वो 90 लाख हो गया। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा 1 करोड़ था तब 1 करोड़ 5 लाख है, तो मेरा बढ़ते जाता है हमारा। एडटेक बिजनेस आने वाले टाइम पे है फ्यूचर? जैसे हाँ। आपने तो कोविड में स्टार्ट किया था, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं हो गई है मार्केट? हर कोई बंदा अपना चलाने, फिजिक्स वाला है, उनका एग्जांपल लेकर कि उन्होंने तो 12वीं पास की थी यार, 12th पास करके उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो उनके भी मन में आता है कि यार हम भी कुछ एडटेक बिजनेस स्टार्ट करें। तो सैचुरेटेड नहीं हो गई है मार्केट? देखो, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को पोजीशन कहाँ पे कर रहे हो। अगर आप पोजीशन ही एवरेज कर रहे हो ना कि जहाँ सब लोग कर रहे हैं, तो फिर तो आप भीड़ के एक आदमी हो। लेकिन अगर आप अपने आप को पोजीशन अलग तरीके से कर रहे हो, पोजीशनिंग की बात यहाँ पे है, क्योंकि एडटेक में कोई बैरियर है ही नहीं। आपको आज मन करेगा आप लैपटॉप उठाओ, कैमरा उठाओ, वीडियो शूट करो, कल कोर्स लॉन्च कर दो। बट ये तो बहुत लोग कर रहे हैं ना, आप अपने आप को अलग कैसे दिखा रहे हो? तो अलग पोजीशन करना मार्केट में ही एक बहुत बड़ा लेवरेज है एडटेक में।
तभी मैंने बताया ना कि इंग्लिश यारी इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स मैंने किया। फॉर प्रोफेशनल्स। और लोगो भी हमारा वैसे ही है, ब्लू कलर में कॉर्पोरेट वाइब देता है। अभी मार्केटिंग में कितना स्पेंड कर रहे हो आप महीने का? ऐड में जाता है 10-12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। आता 55 है। हाँ। पॉजिटिव है, काफी अच्छा रुआस निकल रहा है, मतलब ROS और उस बोल सकते और- हो, वो अच्छा निकलता हमारा। मतलब 5-6 का तो बहुत ही अच्छा है। उसमें रिन्यूअल्स के भी लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं कि 5-6 है, बट 3.5-4 तो रहता ही है। इतना इतना से नीचे मतलब फिर आप बेकार कर रहे हैं। अभी इसमें मेरे को दिखता है और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको बोलते हैं कि रिव्यू स्टैक बोल सकते हो आप उसको। अच्छा, रिव्यू स्टैक का मतलब ये हुआ कि अगर आप आज रिव्यू इंग्लिश टैग रिव्यू स्टैक, इसमें क्या होता है? जैसे मान लो कि आपने आज इंग्लिश शायरी के बारे में देखा और आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो कि आपको अंग्रेजी की दिक्कत है, आपको सीखना भी है, बट आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर मैं आपके सामने रेलिवेंट प्रूफ के ऐसे झड़ी लगा दूं कि अच्छा ये एक बंदा था, अब ये ऐसा हो गया, ये देखो ये प्ले स्टोर में इसने ऐसा रिव्यू दिया है, ये देखो ये लर्नर आज के क्लास में ये सीख के गया है। अच्छा, तो अगर मैं आपको 10-20 तरीके से रिव्यू दिखा दूँ एक ही ना, अलग अलग करके, तो मैंने आपको इस तरीके से घेर लिया कि आप हो गया कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ ट्राई। हर एक एंगल को आपने कवर कर लिया कि जैसे इस रेट में मार्केट में कुछ बेस्ट नहीं है, ये अच्छा ट्यूटर है, मतलब हर एक ट्यूटर ही अच्छा है या आपको ये लर्निंग समझ गोल गया। के अकॉर्डिंग सिखा देगा। उसको रिव्यू ट्रैक बोलते हैं। मैं इसको यही बोलता हूँ कि रिव्यूज से मैंने आपको ऐसे घेर लिया सब घेर तरफ लिया। से। तो इसकी कोई एप्लीकेशन आती है, AI आता है कि हम खुद भी बना पाए रिव्यू ऐसा कुछ? नहीं खुद तो नहीं, मतलब हमारा क्या रहता है, जो यूज़र लिखता है वही दिखाता है। क्योंकि मैंने बताया हम सर्विस इतना अच्छा देते हैं कि आप समझ लो कि 30+ कंट्रीज में हमारी एप्लीकेशन यूज होती है और 1 लाख से ऊपर ऐप इंस्टॉल है ठीक है। और 4.8 का रेटिंग आउट ऑफ 5। और भी सर्विस में तो लोग इतना नहीं करते हैं, बट नहीं, हमने वो मेंटेन करके रखा है। मेंटेन कर कैसे रहे हो आप? देखो मैं आया सीखने के लिए, यूजर फीडबैक से, जैसे अगर कोई बंदा बोला कि मेरे को आज खराब लगा, तो क्यों मैंने रिव्यू दे दिया वहाँ पे। आपको रिव्यू भी नहीं देना, आप मतलब हर एक क्लास के बाद आप रेट करते हो सेशन को। अगर आपने हम्म। 5 के बदले 4 दिया, हम्म। तो हमारी टीम जाकर चेक करेगी 4 का रीज़न क्या है। अच्छा, अब 4 का रीज़न जो भी है फिर आपसे पूछा भी जाएगा, जैसे कि ठीक है अगर आपको खराब लगा चलो मैं आपको 1 क्लास वापस कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ये खराब लगा। अब वो खराब लगना टीचर की वजह से नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि हमारा 99% से भी ऊपर सेशन सेटिस्फैक्शन रेट है। और एक जो लोग खराब रेटिंग देते हैं 4-3, वो उनका रहता है कि मेरा नेटवर्क इशू है या मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ कुछ एरर की वजह से। बट टीचर सेटिस्फैक्शन बोल लो तो कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी हायरिंग ही 5 स्टेप की होती है। आपके अभी इंग्लिश यारी में कितने एम्प्लॉय हैं? फुल टाइम है 20-25 और बाकी पार्ट टाइम में 120-150। और कोई टाइमिंग रहती है 24 आवर्स? ऐसे कभी ना, हमने कभी टाइम बनाया नहीं, ना छुट्टी का टाइम है ना ऐसे हॉलीडे कुछ टाइम नहीं है नहीं, जिसको। जैसे इंग्लिश यारी में टीचर हैं कोई, सपोज कोई टीचर आ गए और मुझे सीखना है, तो मेरे अकॉर्डिंगली टाइमिंग होती है उनके अकॉर्डिंग? आप अपने अकॉर्डिंग टाइम ले सकते हो। आप अगर सुबह 6 बजे फ्री हो 6 बजे ले लो, अच्छा, रात को 9 बजे फ्री हो 9 बजे ले लो, 12 बजे रात फ्री हो 12 बजे ले लो। तो हमारे फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने एप्लीकेशन पे जाओगे, डेट टाइम ट्यूटर चूज करोगे और आपका काम हो जाएगा, आपको सामने टीचर दिख जाएगा। क्या एक मिनिमम चार्जेस हैं टीचर? 3000 फॉर अ मंथ से हमारी सब्सक्रिप्शन प्लान For a month? हाँ, और वो जाती है जैसे 40-50 हज़ार तक। उनमें क्यों है 40-50 कुछ डिफरेंस? हाँ डिफरेंस रहता है ना, जैसे आप अगर बेस प्लान पे जाओगे तो आपको 8 सेशंस मिलता है फॉर अ मंथ। अगर आप बड़े प्लान पे जाते हो तो आपको नंबर ऑफ सेशन और नंबर ऑफ डेज ज़्यादा मिलता है। तो जैसे 650 रुपये पर सेशन हो गया 3000 वाले में। 3000, तो मतलब ये तो ऐसा है कि लोग ट्रायल के लिए लेते हैं। जनरली जो बेस्ट सेलिंग प्लान है हमारा वो अराउंड 10,000 का आता है, जो कि रहता है 10-11-12 हज़ार के आसपास। अच्छा, और वो सबसे ज़्यादा लोग वही बिकता है। अब पॉडकास्ट फिनिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। पीयूष भाई, कुछ जाते जाते कुछ बिहारी लैंग्वेज में आप बिहार के स्पेशली बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? एक बार वो कैमरा में देखकर बोल दीजिए कि बिकॉज बच्चों को ना कनेक्ट हो जाएंगे आपसे कि हाँ हमारा एक बंदा कुछ बोल रहा है तो सुनना चाहते हैं वो। यार देखो भाई, जो भी बिहार से है ना, आप ये समझो कि आपके पास कहानी बनाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं बिहार से हूँ, मैं 17 साल का हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। ये गुड़गांव के लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं है, दिल्ली बेंगलुरु के पास ऑप्शन नहीं है, बट एज ए बिहार मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं बोल सकता हूँ कि मैं 21 के एज में 25 करोड़ की कंपनी चलाता हूँ और मैं बिहार से हूँ, तो लोग इसको लाइक करेंगे। तो ये आपके पास एडवांटेज, आप इसको रखो कि कभी ना कभी आपका टाइम आएगा। 1,000 करोड़ बनाओ, 2,000 करोड़ बनाओ, फिर तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं 28 का हूँ, मैं 1,000 करोड़ की मेरी कंपनी है। मतलब हम कह सकते हैं कि आज से 10 साल बाद हाँ यूपीएससी के लिए नहीं आएंगे लोग, स्टार्टअप
आपके फंडिंग के लिए आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, लोग आएंगे। एक बिहारी लैंग्वेज में कुछ आप एक लाइन अगर बोल दें। बिहारी लैंग्वेज में कौन सा स्टार्टअप फाउंडर के लिए होना चाहिए ना ये? हाँ, मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि काफी नहीं मतलब मैं बोल देता हूँ उसे। लाइक कि ज़्यादा सर्विसेज के पीछे ना जाए, है ना, और भी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में। ना मतलब ऐसे ऐसे नहीं, मैं बता देता हूँ ना एक लाइन कि देखा जा, अगर कस्टमर तरह से खुश रही गल तो तुम लोग के जरूर रेवेन्यू में ग्रोथ है, ये बहुत आगे जी वजह। इसे मेहनत करते रहा जाए, कस्टमर का ध्यान रखा जाए। वेरी नाइस। ये मेरे को लगता है भाई, सर्विस जिसका अच्छा रहता है ना वो बंदा कुछ कर लेता है। तो मेरा सर्विस पे मेरे को 1 महीने पहले पता लगा कि मेरे ट्यूटर ट्रेनिंग मॉनिटरिंग में 4 बंदे, मेरे को पता ही नहीं था कि भाई ट्यूटर को मॉनिटर ट्रेन करने के लिए चाहिए, मेरे को पता नहीं था, मैं शौक में था भाई 4 बंदे। थैंक यू सो मच पीयूष भाई, वेलकम। आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, रोजगार टॉक को। एंड हम प्रे करेंगे कि आपकी कंपनी 1000 करोड़ तक जाए, 2030 से पहले ही चले जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।